हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 11 का वीडियो नंबर 1। तो बेटे ये 11वीं यूनिट का पहला वीडियो है और इससे पहले 10 यूनिट आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 10 तक के सभी यूनिट को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 11 का नाम है P ब्लॉक के तत्व या P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक में लिख लो, यूनिट नंबर 11 लिखो और यूनिट नंबर 11 का नाम लिखो P ब्लॉक के तत्व। तो यूनिट नंबर 11 हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है P ब्लॉक के तत्व। जल्दी से लिख लो P ब्लॉक के तत्व। तो इसे पढ़ना शुरू करते हैं। P ब्लॉक के तत्व क्या हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं P ब्लॉक के तत्व। आपने लिख लिया, चैप्टर का नाम सबने लिख लिया ना, P ब्लॉक के तत्व। अब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना कि P ब्लॉक के तत्व का क्या मतलब है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जो हमारी दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी है जिसका प्रयोग हम इस समय करते हैं, उस दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी में आपको पता है उस आवर्त सारणी को कुल मिलाकर 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। पता है ना आपको। देखो कैसे बांटा गया है। आपको यदि मैं कहूँ कि यहाँ तो हमारे पास मैं लिखूँगा वर्ग, यहाँ तो मान लो मैं लिखता हूँ वर्ग, और वर्ग के बाद मैं लिखूँगा अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश, अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश, कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करेगा, कौन से उपकोष में प्रवेश करेगा। तो हम इस आधार पर बताएंगे कि वो तत्व कौन से ब्लॉक का तत्व होगा। यहाँ लिखेंगे हम ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ तो लिखेंगे वर्ग और यहाँ लिखेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश और यहाँ लिखेंगे हम ब्लॉक। तो इस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं ब्लॉक की दीर्घाकार आवर्त सारणी के। तो यदि आप वर्ग संख्या 1 व 2 की बात करो, यानी दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो वर्ग संख्या 1 व वर्ग संख्या 2 के तत्व हैं, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है बाहरी कक्षा के S उपकोष में, यानी NS में। आपको पता होना चाहिए N का मतलब तो होता है बाहरी कक्षा। मान लो आपके पास ये कोई परमाणु का नाभिक है और ये उसकी पहली कक्षा है, परमाणु की दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 5वीं कक्षा, इस तरह कक्षाएं हैं। चाहे उसके पास 6 कक्षाएं हैं या 7 हैं या 3 हैं या 2 हैं। जो सबसे बाहरी कक्षा होती है ना, ये इसे हम कहते हैं N। और जो बाहरी से अंदर वाली यानी सेकंड लास्ट कक्षा होती है, जिसे आप कहते हो पेनल्टीमेट कक्षा, उसे कहा जाता है N-1। और जो बाहरी से अंदर वाली से भी अंदर वाली यानी थर्ड लास्ट कक्षा जो होती है, या फिर जिसे हम कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट, उसे हम लिखते हैं N-2। इस चीज़ को ध्यान रखना है सबको। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को तो N से लिखा जाता है और सेकंड लास्ट ऑर्बिट को N-1 से लिखा जाता है और थर्ड लास्ट ऑर्बिट को लिखा जाता है N-2 से। तो यहाँ हमने लिखा है कि पहले और दूसरे वर्ग के तत्वों की खासियत यह है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन NS में प्रवेश करता है। N का मतलब बाहरी कक्षा के S उपकोष में प्रवेश करता है। इसलिए पहले और दूसरे वर्ग के तत्वों को हम कहते हैं S ब्लॉक तत्व। क्या कहते हैं? S ब्लॉक तत्व। इनका ब्लॉक होता है S। अब यदि मैं आपको कहूं कि वर्ग संख्या 13 से 18 तक देखते हैं, वर्ग संख्या 13 से लेकर वर्ग संख्या 18 तक के जितने भी तत्व हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी में, उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है बाहरी कक्षा के P उपकोष में,
N माने बाहरी कक्षा, P माने उपकोष। बाहरी कक्षा के P उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए उन तत्वों को हम कहते हैं P ब्लॉक तत्व। जो यूनिट हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, आज हम जिस यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है P ब्लॉक तत्व। और यदि कोई आपसे पूछता है P ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, तो आप बताओ कि दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18 तक के तत्व ऐसे होते हैं कि उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश बाहरी कक्षा के P उपकोष में होता है। इसलिए इन तत्वों को, यानी वर्ग संख्या 13 से वर्ग संख्या 18 तक के तत्वों को P ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्लियर हुई बात। अब यदि मैं आपको कहूं 1 से 2 के तो S ब्लॉक तत्व हैं, 13 से 18 वाले P ब्लॉक तत्व हैं, तो बेटे वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक के तत्व तो रह ही गए हमारे। वर्ग संख्या 3 से 12 तक के जो तत्व हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है सेकंड लास्ट कक्षा के D उपकोष में, n-1 D में। देखो n-1 का मतलब क्या होता है, सेकंड लास्ट ऑर्बिट, और इन्हें हम कहते हैं D ब्लॉक तत्व। उसके बाद अगली बात करते हैं, थोड़ा नीचे लिखता हूं, इसके सामने यहां बैठेगा D ब्लॉक तत्व। उसके बाद यदि आप वर्ग संख्या 3 को देखते हो, वर्ग संख्या 3 और छठे व सातवें आवर्त के तत्व, छठे व सातवें आवर्त के तत्व, चलो नीचे से लिखता हूं इसे, वर्ग संख्या 3 छठे व सातवें आवर्त के जो तत्व हैं, छठे व सातवें आवर्त के जो 14 तत्व हैं, ठीक है। देखो वर्ग संख्या 3 में छठे व सातवें आवर्त के 14 तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है 2 श्रेणियों के रूप में, आपको पता है। इनकी खासियत यह है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है n-2 F उपकोष में, यानी थर्ड लास्ट कक्षा के F उपकोष में प्रवेश करता है, और इन्हें हम कहते हैं F ब्लॉक तत्व। क्या कहते हैं? F ब्लॉक तत्व। तो कोई हमारे से पूछेगा ना कि S ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे कि आवर्त सारणी में पहले व दूसरे वर्ग के तत्वों को S ब्लॉक तत्व कहा जाता है। उसने पूछा कि क्यों कहा जाता है, तो आप बताओगे क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश बाहरी कक्षा के S उपकोष में होता है, इसलिए। और वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्वों को P ब्लॉक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश बाहरी कक्षा के P उपकोष में होता है, इसलिए P ब्लॉक तत्व कहते हैं। वर्ग संख्या 3 से 12 तक के तत्वों को D ब्लॉक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश n-1 D उपकोष में होता है, यानी सेकंड लास्ट कक्षा के D उपकोष में होता है। और वर्ग संख्या 3 के छठे व सातवें आवर्त से जिन 14 तत्वों को उठाकर रखा गया है अलग उन 2 श्रेणियों के रूप में, जिन्हें आप कहते हो लेंथेनाइड व एक्टिनाइड, उन्हें F ब्लॉक तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश थर्ड लास्ट कक्षा के F उपकोष में होता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ एक बात और क्लियर करता हूँ। आप मुझे यूँ बताओ कि यदि आप S ब्लॉक तत्वों की बात करते हो, S ब्लॉक तत्वों की, मैं आपको कह रहा कि S ब्लॉक तत्व, आप यूं बताओ कि उपकोष यदि S उपकोष है तो S उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 1 कक्षक होता है S उपकोष में, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे आते हैं? ऐसे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे और 1 ऐसे। तो S उपकोष में 1 कक्षक हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बेटे इसीलिए तो 2 ही वर्ग हैं ये। S ब्लॉक तत्वों में कितने वर्ग हैं बताओ? 2 हैं, पहला व दूसरा वर्ग, इसीलिए तो है। यदि मैं आपको कहूं कि चलो P ब्लॉक तत्वों की बात करें, तो मुझे यूं बता दो कि P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? आप कहोगे कि सर P उपकोष में होते हैं 3 कक्षक। यदि 3 कक्षक हैं तो इनमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और यदि 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, तो P ब्लॉक तत्व जो हैं उनके 6 ही वर्ग हैं। P ब्लॉक तत्वों के कितने वर्ग हैं? 6। देखो वर्ग संख्या 13 से 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 ही तो हुए। तो इसका मतलब P ब्लॉक तत्वों में P उपकोष के आधार पर 6 वर्ग बनाए गए हैं।
क्योंकि p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं और 3 कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, या फिर आपने सीधा भी याद कर रखा होगा कि p उपकोष 6 इलेक्ट्रॉनों में भर जाता है, इसलिए p ब्लॉक तत्वों के 6 वर्ग हैं। देख लो p ब्लॉक तत्वों के 6 वर्ग हैं, वर्ग संख्या 13 से 18। अब आ जाओ आप d ब्लॉक तत्वों पर। यदि मैं कहूं कि d ब्लॉक तत्वों की बात करें तो d उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? आप कहोगे कि सर 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5। और 5 कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, 5 दूनी 10। तो मुझे बताइए जरा कि जो आपके डी ब्लॉक तत्व हैं उसमें कितने वर्ग हैं? 10 वर्ग ही तो हैं उसमें। डी ब्लॉक तत्वों में कितने वर्ग हैं? 10। 10 वर्ग कह दो, 10 समूह कह दो, या 10 ग्रुप कह दो, एक ही बात है। देख लो, वर्ग संख्या 3 से 12 कितने बैठेंगे? 10 ही तो बैठेंगे। अब आ जाओ आप एफ ब्लॉक तत्व। एफ ब्लॉक तत्व में एफ उपकोष में होते हैं 7 कक्षक। मैंने 7 डब्बे नहीं बनाए, वैसे ही लिख दिया। और 7 कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए बेटे जो 14 तत्व प्रत्येक श्रेणी में इसलिए हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है 14 तत्व हैं, तो तीसरे वर्ग के ही, पर छठे व 7वें आवर्त से 14 तत्व उठाए गए हैं, इसीलिए 14 तत्व हैं। क्योंकि एफ उपकोष में 7 कक्षक होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 14 तत्व प्रत्येक श्रेणी में। प्रत्येक श्रेणी का मतलब एक श्रेणी तो होता है लैंथेनाइड, ठीक है, और एक होता है एक्टिनाइड। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए जब किसी भी ब्लॉक को आप पढ़ सकते हो। क्या बातें बताई मैंने आपको? मैंने बताया कि भाई आपको पता होना चाहिए हमारा जो मेन टारगेट आज का है वो ये है। मेन टारगेट ये क्या है? ये पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व, 13 से 18 तक के तत्व पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के पी उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, और मैंने बता दिया कि एस ब्लॉक तत्वों में 2 ही वर्ग क्यों हैं, पी ब्लॉक तत्वों के 6 वर्ग क्यों हैं, डी ब्लॉक तत्वों के 10 वर्ग क्यों हैं, और एफ ब्लॉक तत्वों के 14 वर्ग क्यों हैं। हर एक श्रेणी में 14 तत्व क्यों हैं। जल्दी से पोज करके लिखो, आप लिखो बेटे, पोज करके लिख लिया? ठीक है, चलो एक बात बताता हूँ आपको, बहुत बढ़िया, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। देखो, अब आप एक हेडिंग लिख लो अपनी नोटबुक में। चैप्टर का नाम तो आपने लिख लिया था, यूनिट का नाम पी ब्लॉक तत्व। आप एक हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिखो पी ब्लॉक तत्व, हेडिंग ही बना लो एक, इतना तो लिख लिया इंट्रोडक्शन में आपने। एक हेडिंग लिखो पी ब्लॉक तत्व। हेडिंग लिखो, यहां से एक हेडिंग लिखो पी ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक तत्व लिखो। इसमें दीर्घाकार आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी में, दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग संख्या दीर्घाकार आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व, 13 से 18 तक के तत्व क्या कहलाते हैं बताओ? पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। 13 से 18 तक के तत्व पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं पी ब्लॉक तत्व बताओ? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन
क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के कौन से उपकोष में? पी, बाहरी कक्षा के पी उपकोष में, बाहरी कक्षा के पी उपकोष में प्रवेश करता है, बाहरी कक्षा के पी उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं पी ब्लॉक तत्व। तो यदि कोई आपसे पूछता है ना पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, तो आपको ये वाली डेफिनेशन देनी है। ठीक है, अब पी ब्लॉक के तत्वों में हमें सबसे पहले स्टार्ट करने हैं बोरोन परिवार के तत्व। बोरोन परिवार के तत्व, सबसे पहले हमें स्टार्ट करने हैं बोरोन परिवार के तत्व। ये हमारी हेडिंग है अगली, बोरोन परिवार के तत्व। ठीक है, अब बोरोन परिवार के तत्व में आपको ध्यान रखना है एक तो बोरोन का, एक एल्यूमिनियम का, एक गैलियम का, एक इंडियम का और एक थैलियम का। इन 5 तत्वों को ध्यान रखना है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये 5 तत्व हैं। इन तत्वों को आवर्त सारणी के कौन से वर्ग में रखा गया है? 13वें वर्ग में। आवर्त सारणी के वर्ग 13 में एक साथ रखा गया है। ध्यान से समझ लो इस बात को। ये जो 5 तत्व हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तत्वों को आवर्त सारणी के वर्ग 13 में एक साथ रखा गया है, एक साथ रखा गया है, एक साथ रखा गया है। क्योंकि एक साथ क्यों रखा गया है? कारण तो आपको पता ही होगा इसका। क्योंकि इनके गुण क्या होते हैं? एक जैसे, यानी समान। इनके गुण समान होते हैं, इनके गुण समान होते हैं। तो इन 5 तत्वों के गुण एक जैसे हैं। इनकी बाहरी कक्षा में 3-3 इलेक्ट्रॉन हैं। इन तत्वों को बोरोन परिवार के तत्व, बोरोन परिवार के तत्व कहा जाता है। बोरोन परिवार के तत्व कहा जाता है। तो इन्हें हम कहते हैं बोरोन परिवार के तत्व। ध्यान रखोगे ना? देखो, यदि कोई आपसे पूछता है ना बोरोन परिवार के तत्व किसे कहते हैं, तो आप इन 5 तत्वों का नाम बताओगे। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इन तत्वों को आवर्त सारणी के वर्ग 13 में एक साथ रखा गया है क्योंकि इनके गुण समान होते हैं। इन तत्वों को बोरोन परिवार के तत्व कहा जाता है। यही तत्व क्या हैं? बोरोन परिवार के तत्व। और आप एक चीज और लिख सकते हो, इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। इनकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये हुए बोरोन परिवार के तत्व। इन्हें आपको याद रखना है कि बोरोन परिवार के तत्व ये 5 तत्व हैं। जल्दी से पॉज करके लिखो, फिर मैं आपको अगली बात बताता हूँ इसके बाद बोरोन परिवार के तत्वों के बारे में। ये 5 तत्व याद रखने हैं। लिख लिया बेटे?
ठीक है, तो हमें पता चला आज अब तक का जो हमने स्टडी किया है उससे हमें एक तो ये पता चला है कि जो दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी है उसमें जो तत्वों को बांटा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक तत्व कौन से होते हैं? वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्व एस ब्लॉक तत्व होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखोगे आपबाहु नियम से तो उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है बाहरी कक्षा के एस उपकोष में, इसलिए उन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 13 से लेकर वर्ग संख्या 18 तक के जो तत्व हैं उन्हें पी ब्लॉक तत्व कहते हैं, क्योंकि उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के पी उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है। डी ब्लॉक तत्व कौन से हैं? दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक के तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन सेकंड लास्ट कक्षा के डी उपकोष में प्रवेश करता है n-1 डी में। एफ ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 3 व छठे वर्ग संख्या 3 के छठे व 7वें आवर्त से उठाए गए 14 तत्व एफ ब्लॉक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है थर्ड लास्ट कक्षा के एफ उपकोष में, यानी n-2 एफ उपकोष में प्रवेश करता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। चलो, बोरोन परिवार के तत्व हम पढ़ रहे थे। बोरोन परिवार के तत्व वर्ग संख्या 13 के तत्व को कहते हैं बोरोन परिवार के तत्व। जब हम पी ब्लॉक तत्व पढ़ना शुरू करते हैं तो पी ब्लॉक तत्व में जो सबसे पहला वर्ग है वो वर्ग संख्या 13 ही है, यानी बोरोन परिवार के तत्व है, तो पहले तो वर्ग संख्या 13 को ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि पी ब्लॉक में सबसे पहले आता ही है वर्ग संख्या 13। तो बोरोन परिवार के तत्व हमने बता दिए कि 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों को हम कहते हैं बोरोन परिवार के तत्व। इनके 5 के गुण एक जैसे हैं और इनकी सबकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और इन सब को 13वें वर्ग में एक साथ रखा गया है। अब हम बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो आप एक हेडिंग लिख लो, आप हेडिंग लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। चलो, जो बोरोन परिवार के तत्व हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, एक हेडिंग लिख लो आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको ध्यान रखना है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NP1 प्रकार का, NP1 प्रकार का। अब आप कहोगे कि सर ये NP1 कहाँ से निकाल के ले आए आप, ये कहाँ से सिखा दिया आपने, NP1 कहाँ से आया? मैं बताता हूँ। देखो, रफ काम करता हूँ। वर्ग संख्या 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यही तो है। वर्ग संख्या 13 से 18 तक के तत्व को आप क्या कहते हो? पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व कहते हो ना। तो हमें पता है कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन Np में एंट्री करेगा, इसका भी Np में, इसका भी Np में, इसका भी Np में, इसका भी Np में और इसका भी Np में। आखिरी इलेक्ट्रॉन तो यही एंट्री करेगा बाहरी कक्षा के पी उपकोष में। तो ये 13वां वर्ग है। बाहरी कक्षा के पी उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। इसकी बाहरी कक्षा के पी उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी बाहरी कक्षा के पी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी बाहरी कक्षा के पी उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी बाहरी कक्षा के पी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी बाहरी कक्षा के पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। आपको पता है कि पी उपकोष में कक्षक होते हैं कितने? 3। तो 3 कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन की तो ये व्यवस्था रहेगी। आगे आप बढ़ाते चले जाओ और यहाँ क्या व्यवस्था होगी? 3 कक्षक और इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 6। बताओ, पी में 6 से ज़्यादा भर दोगे क्या आप? इलेक्ट्रॉन भर ही नहीं सकते हो। तो सीधी बात है, बीच का हिसाब तो कर ही लोगे आप हुंड के नियम से। पता ही है, हुंड का नियम आपको पढ़ा रखा है मैंने, मैं बीच में नहीं बना रहा हूँ। मुझे तो सिर्फ यूँ समझाना है कि जब भी हम वर्ग संख्या 13 पढ़ेंगे ना,
तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका Np1 होगा 13वें वर्ग का। और बोरोन परिवार के तत्व वर्ग संख्या 13 के ही तत्व हैं। जब हम वर्ग संख्या 14 को पढ़ेंगे तो उनका सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं आपको Np2 बताऊंगा। जब वर्ग संख्या 15 पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Np3 बताऊंगा। जब वर्ग संख्या 16 पढ़ेंगे तो ये बताऊंगा, 17 का ये, 18 का ये बताऊंगा। और आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, हमें तो सिर्फ इसमें यही 2 ग्रुप पढ़ने हैं अभी क्लास 11th में, ग्रुप नंबर 13 और 14। तो ग्रुप नंबर 13 में P उपकोष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भरता है, इसलिए मैंने लिखवाया Np1 प्रकार का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बोरोन परिवार के तत्वों का या वर्ग संख्या 13 का। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर N का मतलब तो बता दो, ये N क्या है? N बाहरी कक्षा है। N क्या है? बाहरी कक्षा की संख्या है। बाहरी कक्षा की संख्या है N। कैसे पता चलेगी सर बाहरी कक्षा की संख्या? बेटे बाहरी कक्षा की संख्या पता चलेगी आवर्त संख्या से। आपको यूं देखना है कि जिस तत्व को आप पढ़ रहे हो वो तत्व 13वें वर्ग का तो है, पर वो कौन से आवर्त का है? यदि वो तीसरे आवर्त का है तो उसके पास N की जगह आप 3 लिखोगे, और यदि वो चौथे आवर्त का है तो N का मतलब 4 है। आवर्त संख्या से पता चल जाती है बाहरी कक्षा की संख्या, और वही होता है N। और 1 इसलिए लिखा क्योंकि 13वां वर्ग है, P ब्लॉक तत्वों का पहला वर्ग है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। मतलब हमें आवर्त सारणी की थोड़ी बहुत ही जानकारी जरूर होनी चाहिए। यदि आपको आवर्त सारणी की पूरी जानकारी नहीं है तो आप आवर्त सारणी वाला जो यूनिट है ना, सर्च कर लेना आवर्त सारणी बाय KMD सहारनपुर। आवर्त सारणी वाले यूनिट को देख लेना एक बार जरूर। ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ आपको Np1 प्रकार का। इसमें पहला तत्व आता है आपका बोरोन। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। तो 5 को चाहे तो आप ऐसे लिख दो 2 3, और या फिर लिख दो 1s2 2s2 में। कैसे लिख सकते हो? 1s2 2s2 2p1। देखो 5 है ना, 5 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 1 5। बोरोन के पास 2 ही कक्षाएं, तो बाहरी कक्षा दूसरी होगी। यदि आप Np1 के हिसाब से चलोगे तो दूसरी कक्षा बाहरी कक्षा है, 2p1 आना था और 2p1 ही आ गया। अब बोरोन के बाद दूसरा तत्व है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पास होते हैं टोटल 13 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 13 है। तो 13 को आप ऐसे तो लिख ही सकते हो पुराने तरीके से, 2 8 3। बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, पर जब 1s2 2s2 देखो 3 कक्षाएं हैं, इस पे 2 कक्षाएं थी तो लास्ट में 2p1 आना था, क्योंकि Np1 आना था ना। इसके पास 3 कक्षाएं हैं तो लास्ट में आएगा N की जगह क्या आएगा 3, 3p1 आएगा लास्ट में, लिख लो चाहे। कितने इलेक्ट्रॉन है? 13। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1। 3p1 आएगा, देखो 2 2 4 6 10 और 2 12 और 1 13। देखो 3p1 आया। 3 कक्षाएं हैं, बाहरी कक्षा तीसरी है, तो Np1 में N की जगह क्या आएगा? 3 आएगा, 3p1। इसके बाद आता है गैलियम 31। 31 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 18 और 3। देखो 2 8 18 3। ठीक है, 8 और 2 10 और 10 20 और 8 28 और 3 31। 1s2 2s2। ठीक है, कोमा लगाओ या ना लगाओ। 2p6 कक्षा के हिसाब से लिख रहा हूं। देखो पहली कक्षा में 1 उपकोष भर गया, दूसरी कक्षा में 2 उपकोष भर गए, तीसरी कक्षा में 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा। ठीक है, 2p में कितने होते हैं? 6 और d में कितने होते हैं? 10। चौथी कक्षा में s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और चौथी कक्षा के p में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप इसे जोड़ के देख लो कि ये पूरे 31 इलेक्ट्रॉन हो पा रहे हैं या नहीं।
2 2 4 6 10 और 2 12 6 18 और 18 और 10 28 और 2 30 और 1 31। ठीक है, आप बाहु नियम के अनुसार मैंने नहीं लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैंने लिखा है कक्षा के हिसाब से। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा पूरी भर दी, तीसरी कक्षा पूरी भर दी और चौथी कक्षा में आपके पास ये व्यवस्था है 4:2 4p1। ठीक है, तो यदि आप बाहु नियम से चलोगे तो यहाँ से क्रम बदलेगा, ये ऊर्जा का क्रम 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 3d, मतलब ये तो आ जाएगा यहाँ और ये चला जाएगा यहाँ, फिर भी लास्ट में तो 4p1 ही आना है। ध्यान रखना, लास्ट में 4p1 आना है। तो इसके पास 2 कक्षाएं थी तो लास्ट में आया 2p1, इसके पास 3 कक्षाएं थी तो लास्ट में आया 3p1, इसके पास 4 कक्षाएं थी तो लास्ट में आया 4p1। ध्यान रखना इस चीज को, लास्ट में 4p1 आएगा। चाहे तो आप कक्षाओं के हिसाब से चलो या आप बाहु नियम के अनुसार चलोगे तो इसे 4:2 को यहाँ लिख देना। चलो आप बाहु नियम के अनुसार ही लिखता हूँ मैं, कभी बाद में कंफ्यूज हो जाओ आप। 4:2 और 3d10, लो आप बाहु नियम से ही लिख दिया मैंने, 4:2 3d10 और 4p6। ठीक है, 4p1। अब यह तो हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद थोड़ी सी हम बात करेंगे उपलब्धता के बारे में। ठीक है, उपलब्धता में तो सिर्फ एक चीज ध्यान रखना आप, उपलब्धता में ये ध्यान रखना कि जो बोरोन परिवार के तत्वों में एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में एक विशेषता ये है कि एल्यूमिनियम भू प्रॉपर्टी में यानी अर्थ क्रस्ट, भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में, भू प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, ये चीज ध्यान रखना। और यदि तत्वों की बात करें तो तत्वों में तीसरा नंबर आता है, धरती में तीसरे नंबर पर जो तत्व है ना अधिकतम मात्रा में, वो एल्यूमिनियम ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु धरती में एल्यूमिनियम ही है, धातुओं में नंबर 1 है और तत्वों में तीसरा नंबर है इसका। ठीक है, बाकी जो आपके पास बचे हैं, जैसे बोरोन बचा है इस वर्ग में, बोरोन, Ga गैलियम बचा है, इंडियम बचा है और थैलियम बचा है। ये दुर्लभ हैं। दुर्लभ का मतलब तो समझते हो, कम मात्रा में पाए जाने वाले। दुर्लभ तत्व जब मैं लिखता हूं तो समझ जाओ कि बहुत कम मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं, प्रकृति में बहुत कम मात्रा में मिलते हैं ये तत्व। ठीक है, चलो एक बात और बताता हूं आपको, एक हेडिंग लिख लो, नोट हेडिंग लिखो। एक बात बताता हूं बहुत अच्छी, देखो आप एक बात देख रहे होंगे कि बोरोन को तो छोड़ दो, बाकी एल्यूमिनियम के पास कितनी कक्षाएं हैं? 3 कक्षाएं। तो तीसरी कक्षा में डी उपकोष भी तो होगा, और डी उपकोष तो खाली पड़ा हुआ। देखो डी में मैंने लिखा ही नहीं, तीसरे का एस लिखा, तीसरे का पी, तीसरे का डी तो लिखा ही नहीं। मैं लिख सकता था 3d0, तो डी उपकोष खाली पड़ा हुआ, बाहरी कक्षा के उपकोष खाली हैं। अब गैलियम को देखो, ये चौथी कक्षा है ना, लास्ट कक्षा, चौथी का एस, चौथी का पी, चौथी का डी तो खाली पड़ा हुआ ना चौथी का डी, क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन भरा ही नहीं है। तो आप यहाँ एक बात ध्यान रखोगे कि बोरोन को तो छोड़ दो आप, बोरोन को छोड़कर, बोरोन को क्यों छोड़ रहे मैं बताऊं आपको, इसलिए छोड़ रहे क्योंकि बोरोन के पास तो 2 ही कक्षाएं हैं ना, दूसरी कक्षा में तो डी उपकोष होता ही नहीं। बोरोन को छोड़कर इस वर्ग के, बोरोन को छोड़कर इस वर्ग के सभी, इस वर्ग के सभी तत्वों, इस वर्ग के सभी तत्वों की
बाहरी कक्षा, सभी तत्वों की बाहरी कक्षा में, सभी तत्वों की बाहरी कक्षा में रिक्त, रिक्त माने खाली, उपकोष होते हैं, खाली उपकोष होते हैं। तो बाकी तत्वों की बाहरी कक्षा में खाली उपकोष हैं, रिक्त उपकोष हैं। इससे क्या होगा भाई, खाली उपकोष होने से ये होगा, इसलिए इनके यौगिक, इसलिए इनके यौगिक यानी इनसे बनने वाले यौगिक, किन से, बोरोन परिवार के तत्वों से, इनके यौगिक लुईस अम्ल होते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, लुईस अम्ल होते हैं। किसी किसी बच्चे की समझ में आई होगी यह बात, इसे अंडरलाइन कर लेना, लुईस अम्ल को। मैं एक्सप्लेन कर रहा क्यों होते हैं लुईस अम्ल। देखो मुझे एक बात बताओ कि इस वर्ग के जितने भी सदस्य हैं उनकी बाहरी कक्षाओं में खाली उपकोष पड़े हुए, जैसे वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पड़े हुए, रिक्त डी कक्षक या डी उपकोष हैं। यदि इनका यौगिक बनेगा तो उसमें भी खाली कक्षक होंगे, भले ही आप उन्हें आणविक कक्षक कहते हो, और वे खाली कक्षक दूसरों से इलेक्ट्रॉन के जोड़े ग्रहण कर सकते हैं। और यदि वे दूसरों से इलेक्ट्रॉन के जोड़े ग्रहण कर सकते हैं तो साफ बात है कि ये काम कैसा करेंगे, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करने वाले को हम कहते हैं लुईस अम्ल। तो ये लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करेंगे। कौन, बोरोन परिवार के तत्वों से जो यौगिक बनेंगे वे यौगिक लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करेंगे। कैसे करेंगे आगे मैं डिस्कस करूंगा इनके बारे में, अभी तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखो। आप जल्दी से पोज करके लिखेंगे सब बच्चे, पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया, ठीक है। तो बेटे आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके आगे बोरोन परिवार के तत्वों के भौतिक गुणों को कल हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि पी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, पी ब्लॉक तत्व छोड़ो, एस पी डी एफ चारों ब्लॉक समझा दिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, फिर बताया पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन लिखवाई। फिर पी ब्लॉक तत्व के बाद हम आए बोरोन परिवार के तत्वों पर, उसमें बताए 5 तत्व कौन कौन से हैं और इन्हें एक साथ क्यों रखा गया है, कौन से वर्ग में रखा गया है, और बोरोन परिवार के तत्व इन्हें कहते हैं, क्यों कहते हैं, ठीक है। फिर हमने इसके बाद डिस्कस किया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद डिस्कस किया इनकी उपलब्धता। सबसे ज़्यादा मात्रा में धरती में एल्यूमिनियम है, बस ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु धरती में क्या है, एल्यूमिनियम। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।